आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 4 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, जो कि ओरल एविडेंस से डील करता है। ओरल एविडेंस मतलब ज़ुबानी शहादत, मतलब वो ज़ुबानी शहादत, वो स्टेटमेंट जो कि गवाह कोर्ट के अंदर देता है ट्रायल के टाइम में किसी भी फैक्ट ऑफ इंक्वायरी से मुतल्लिक़। मतलब जो डेफिनेशन हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 2 के अंदर पहले ही डिस्कस कर ली थी ओरल एविडेंस की, तो वो तो हमें पता है कि ओरल एविडेंस क्या होता है। ओरल एविडेंस से मुराद यही है कि वो तवा ज़ुबानी शहादतें जो कि गवाह आकर देता है कोर्ट में किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड ट्रायल के टाइम में, तो उसे हम ओरल एविडेंस कहते हैं। तो ये तो हमें पता है कि ज़ुबानी शहादत किसे कहते हैं, ओरल एविडेंस क्या होती है। फर्दर आज इस चैप्टर में हम लोग इससे रिलेटेड जो दो आर्टिकल है ओरल एविडेंस से रिलेटेड डिस्कस किए गए हैं, आर्टिकल 70 और 71, इसको कवर करेंगे। आर्टिकल 70 के अंदर बेसिकली डिस्कस किया गया है सब्जेक्ट ऑफ ओरल एविडेंस, मतलब ज़ुबानी शहादत किन मैटर के बारे में, किन चीज़ों के बारे में दी जा सकती है। एंड आर्टिकल 71 में डिस्कस की गए हैं नेचर ऑफ द ओरल एविडेंस, के लिए ओरल एविडेंस किस तरह प्रोड्यूस की जाती है, किस तरीके से दी जाती है ओरल एविडेंस, ज़ुबानी शहादत किस तरह दी जाती है। तो सो वन बाय वन आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ईजी सा चैप्टर है, इसमें कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं लिखी हुई। तो आर्टिकल 70 है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। आर्टिकल 70 स्टेट दैट ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। सो आर्टिकल 70 में दो चीज़ें डिस्कस की गई है, एक तो जनरल रूल और एक एक्सेप्शन। जनरल रूल ये है कि तमाम फैक्ट्स को ओरल एविडेंस के साथ साबित किया जा सकता है, और उसकी एक्सेप्शन ये है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को आप लोग ओरल एविडेंस से साबित नहीं कर सकते। मतलब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आप ज़ुबानी शहादत दोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उनको अगर साबित करना है तो उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही देना पड़ेगा। अब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग ज़ुबानी शहादत क्यों नहीं दे सकते, तो उसका लॉजिक जो है वो आगे फर्दर इसी ऑर्डर के आर्टिकल 72 के अंदर बता दिया गया है कि अगर आप लोगों को प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित करना है तो वो या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी एविडेंस से ही साबित किया जा सकता है। यानी कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से ही साबित किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके मतलब ज़ुबानी शहादत नहीं दी जा सकती। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस ये होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप लोगों ने किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट, उसके मतलब को, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है उस चीज़ को साबित करना है, तो या तो हमें वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करके हम उसे साबित कर सकते हैं, और सेकेंडरी एविडेंस उसकी सर्टिफाइड कॉपी, जो फोटो कॉपी, या फिर उसको प्रोड्यूस करके हम लोग उसके कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 70 के अंदर जो बात की लिखी हुई है उसका लॉजिक है, आपको पता चल गया कि आर्टिकल 72 के अंदर है कि वहाँ पर एक्सप्रेसिवली तौर पर बाहर कर दिया गया है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को ओरल एविडेंस से साबित नहीं किया जा सकता, अदरवाइज तमाम फैक्ट को ओरल एविडेंस से साबित किया जा सकता है। अब उसूलन अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये आर्टिकल ख़त्म हो गया, लेकिन अभी ये आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। इसका जो है वो आर्टिकल 35, इसको आर्टिकल 35 के साथ रिलेट करें, जहाँ पर इसकी जो रूल है, जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर एंड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी एक्सेप्शन है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को आप लोग ओरल एविडेंस से साबित नहीं कर सकते, उस एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है डिस्कस की गई आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 के अंदर दो सिचुएशन डिस्कस की गई है जहाँ पर आप लोग कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक़ ओरल एविडेंस दे सकते हैं, वो रेलेवेंट काउंट होता है। नंबर 1 जो कंडीशन है वो ये है कि जब जो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है उसकी जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इल क्वेश्चन हो, मतलब जो उसकी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी है वही क्वेश्चन हो। मतलब ये हो आइडिया कि भाई पता नहीं ये डॉक्यूमेंट वैलिड भी है, फोर्ज तो नहीं है, फैब्रिकेटेड तो नहीं है। जब ये हमारे पास फैक्चुअल इशू ये हो, तो अब इस सिचुएशन के अंदर ओरल एविडेंस दिया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट जो उसके अंदर सिचुएशन ये है ये कि जो बंदा जो है वो उस डॉक्यूमेंट से, उसके कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से मुतल्लक जो है वो ज़ुबानी शहादत देना चाहता है, वो ये चीज़ साबित कर दे कि हाँ मैं इसके बारे में सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल हूँ, एडमिसिबल है। ये यहाँ पर इस केस पे सेकेंडरी एविडेंस अब दे सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो सेकेंडरी एविडेंस है उसके अंदर तो अभी मैंने डिस्कस किया कि सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज़ और जो है फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह शामिल है, तो वो तो खुद एक बजाते डॉक्यूमेंट होती है। तो ओरल टेस्टिमनी सेकेंडरी एविडेंस के अंदर किस तरह आ जाती है, तो अभी सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड शायद आर्टिकल 74 एवर डील करता है, उस पर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास ये आपको नज़र आएगा कि सेकेंडरी एविडेंस के अंदर जो डॉक्यूमेंट जिस टाइम बल रहा होता है उस टाइम उस डॉक्यूमेंट को बलते हुए जिस पर्सन ने देखा होता है वो भी उसके मतलब जो गवाही देता है उसके कंटेंट के मतलब वो भी सेकेंडरी एविडेंस के अंदर आता है। तो लिहाजा ये जो दो सिचुएशन है जिसके अंदर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक़ ज़ुबानी शहादत
दी जा सकती है। देखिए आर्टिकल 35 शो हो रहा है जिसपे मेंशन कर दिया गया है कि ओरल एविडेंस एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट। यानी जनरल रूल तो यही है जो कि आर्टिकल 70 कह रहा था, लेकिन एक्सेप्शन ये कि अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव शो दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, वही जो मैंने बात की दूसरे नंबर पे कि अगर वही साबित कर देता है कि भाई वह सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल हो इसके बारे में अंडर द रूल्स हेयर आफ्टर कंटेन जो आगे इधर बताए गए हम लोग आर्टिकल 74 है। और अनलेस जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसर क्वेश्चन यानी जो वैलिडिटी डॉक्यूमेंट है वो क्वेश्चन हो गया पता नहीं वैलिड भी है फैब्रिकेटेड है, तो इस सिचुएशन के अंदर आप लोग कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है वो दे सकते हो ज़ुबानी शहादत। अब सेकेंडरी एविडेंस के अंदर चले जाते हैं जहाँ मैंने लिखा था कि सेकेंडरी एविडेंस के अंदर ओरल टेस्टिमनी भी शामिल है। कौन सा आर्टिकल है? हाँ, आर्टिकल 75 का ये आपके पास शो हो रहा होगा। सब आर्टिकल 5 ओरल काउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सील इट, मतलब जो पर्सन जिसने उस डॉक्यूमेंट को बनते हुए देखा उस बंदे की जो टेस्टिमनी है उसके बारे में वो भी सेकेंडरी एविडेंस के अंदर आती है। तो सिंपल एंड शॉर्ट आ गया कि आर्टिकल 70 के अंदर एक जनरल रूल था, फिर उसकी एक्सेप्शन थी और आगे उसकी एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन हम लोगों ने डिस्कस की कि किल मैटर के अंदर आप लोग कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से मतलब ओरल टेस्टिमनी दे सकते हो, वो आर्टिकल 35 के अंदर उसका आंसर है। और ये चीज़ें जो है देखने में तो ये आर्टिकल बड़ा एक सिंपल एक लाइन लग रही है और आप जब पढ़ो और बस ठीक है कि चलो ठीक है ख़त्म हो गया आगे चलते हैं, लेकिन ये इस तरह का नहीं होता। एक चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मैं खुद एक लॉ की स्टूडेंट थी तो उस टाइम हमारे एक सर ने हमें कहा था कि अ गुड लॉयर लॉ द लॉ एंड अ ग्रेट लॉयर लॉ द एक्सेप्शन। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने एक अच्छा लॉयर बनना है तो आप एक्सेप्शंस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कोई पार्टी आपके पास आती है और उसे अगर रिलीफ चाहिए तो रिलीफ आप तभी उस पार्टी को अपने क्लाइंट को लेकर दे सकते हो जब आपको हर चीज़ की एक्सेप्शन पता हो। क्योंकि इधर देखा जाए तो इधर सिर्फ एक जनरल एक्सेप्शन लिखी हुई है। अब अगर किसी ने सही से कानूनी शहादत नहीं पढ़ा हो तो करेगा कि भाई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को तो ओरल टेस्टिमनी से साबित किया ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसे सही से पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि आर्टिकल 35 में ये कुछ सिचुएशन डिस्कस की गई है जहाँ पर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से मतलब आप लोग सवाली शहादत दे सकते हो। तो ये हो गया आपके पास आर्टिकल 70। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 71 जो कि डील करता है ओरल एविडेंस मस्ट बी। आर्टिकल 71 ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इसके अंदर नेचर ऑफ ओरल एविडेंस बताई गई है कि जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। डायरेक्ट से मुराद क्या है कि जो बंदा ज़ुबानी शहादत आकर दे रहा है वो जो शहादत दे रहा है उसकी वो पर्सनल स्टेटमेंट हो, मतलब उसने किसी से वो चीज़ सुनी ना हो, वो आके ये ना कहे कोर्ट में आकर अगर कोई फैक्ट है कि जो आंखों से देखा जा सकता था, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मर्डर उसने होते हुए देखा है तो उस टाइम वो आकर जो गवाही दे के बैले बजाते खुद कत्ल करते हुए इस बंदे को देखा है, तो वो जो स्टेटमेंट होगी वो उसकी ज़ाती होगी, अपनी होगी, वो डायरेक्ट होगी, तो वही स्टेटमेंट काउंट होगी। अगर वो कहे कि भाई मेरे हमसाये ने उसे देखा है और उसने मुझे बताया और वो खौफजदा है वो आ नहीं सकता, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि गवाही ज़ाया ना हो और मैं आ गया उसकी जगह पर, तो ये जो सुली सलाई वो इनडायरेक्ट होगी। इसका मतलब उसका अपना ज़ाती बयान होगा, उससे किसी की सुली हुई है, तो जो वो होती है हेयर से एविडेंस, जो सुली सलाई शहादत होती है। और जो सुली सलाई शहादत होती है उसकी कानून के अंदर कोई अहमियत नहीं होती, कोई वैलिडिटी नहीं होती। इवन दो इसकी भी एक्सेप्शन है कि हेयर से एविडेंस भी कुछ केसेस के अंदर एक्सेप्टेबल होती है। लाइक फॉर एग्जांपल डाइट डिक्लेरेशन में एक पार्टी जो है वो पहले उसने कोई स्टेटमेंट दी और अब वो फोर्थ हो गया है, तो जो उसकी स्टेटमेंट होती है वो डाइट डिक्लेरेशन कैटेगरी में आती है और अब वो कवर से उठ के तो आके बयान नहीं दे सकता कि भाई डायरेक्ट स्टेटमेंट हो, तो इसलिए अब इस सिचुएशन में डाइट डिक्लेरेशन की सिचुएशन में हेयर से एविडेंस एक्सेप्टेबल होती है। खैर हमारा टॉपिक हेयर से एविडेंस नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि नेचर ऑफ ओरल एविडेंस क्या होनी चाहिए, जिसमें है कि ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होनी चाहिए, मतलब जो बंदा ज़ुबानी शहादत दे रहा है वो उसका अपना ज़ाती बयान हो, किसी का सुलह सलाया ना हो, क्योंकि सुलह सलाया होगा तो वो हेयर से एविडेंस होगी और वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो आर्टिकल 71 स्टेट दैट ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट, दैट इज़ टू से कि ओरल एविडेंस जो है हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए, मतलब जो बंदा ज़ुबानी शहादत दे रहा है उसका अपना ज़ाती बयान होना चाहिए। अब आगे फर्दर 4 सिनेरियो जो है वो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किए गए हैं इसी ओरल एविडेंस को समझाने के हवाले से।
और फर्दर आगे इसकी 3 एक्सेप्शन है, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर आपकी टेस्टिवली ओरल टेस्टिवली डायरेक्ट नहीं भी है, इल डायरेक्ट है, तो वो कुछ केसेस के अंदर एक्सेप्टेबल भी होती है। कानून के अंदर हमेशा जनरल रूल और एक्सेप्शन साथ साथ एक दूसरे के चल रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सेप्शन, तो क्योंकि ये भी लॉ का पॉइंट है कि एवरी जनरल रूल हैज़ एक्सेप्शन, तो दैट्स वाई हर आर्टिकल में चीज़ स्पेशल होती है। तो खैर अलबत्ता इसकी जो 4 स्लाइड है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ इट रेफर टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेस हु से ही सा इट। मसलन अगर कोई फैक्ट ऐसा है, फैक्टल इशू कोर्ट में ऐसा है जिसको देखा जा सकता था, कुड बी सी, तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो किस बंदे की टेस्टिवली रेलेवेंट एविडेंस काउंट होगी उसी गवाह की जो कि कहता है कि भाई पहले ये देखा, जस्ट लाइक वो जो मर्डर केस की एग्जाम्पल मैंने पहले ही कोट कर दी थी। नेक्स्ट है इफ इट रेफर टू अ फैक्ट विच कुड बी हियर इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेस हु से ही हियर्ड इट। मतलब अगर कोई ऐसा फैक्टल इशू है कोर्ट में जो कि सुना जा सकता था, तो इस सिचुएशन में शहादत वही उस बंदे की ही टेस्टिवली और टेस्टिवली काउंटेबल होगी जो उस कहे कि ये चीज़ पहले ऐसा और पहले ये सुनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ये सुना है कि फ़लाँ बंदे प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने इस फ़लाँ बंदे को मारना है, कत्ल करना है, और किसी ने ये चीज़ें सुन ली है, तो अब इस सिचुएशन में अगर कोई पर्सन इस चीज़ के बारे में आके गवाही दे रहा है, तो एक तो वही गवाही काउंट होगी जो कि कहे कि पहले बताते खुद ये चीज़ सुनी है, ये नहीं कहेगा किसी और ने सुनी थी और मैं उसकी तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि वो फिर हेयर से एविडेंस हो जाएगी और एक हेयर से एविडेंस एक्सेप्टेबल एविडेंस नहीं होती। इफ इट रेफर टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेल्स और इन एनी अदर मैनर इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेस हु से ही प्रिजर्व्ड बाय दैट सेल्स इन दैट मैनर। इसी तरह अगर कोई फैक्टल इशू है जो कि किसी और सेल से, मतलब जो 5 सेल्स होते हैं उनमें से सूंघने की, छूले की, यानी टच वगैरह, और जो देखने की या किसी और तरीक़ाकार से जो है वो चीज़ महसूस की जा सकती थी, इस सिचुएशन में जो है वो उसी पर्सन की टेस्टिवली ओरल टेस्टिवली उसी गवाह की एक्सेप्टेबल होगी जो कि कहता है कि हाँ जी ये चीज़ पहले अपनी उल सेल्सेस या दूसरे तरीके से जो है ये ऑब्जर्व की। इफ़ इट रेफर टू व्हाइल ओपिनियन टू क्राउड इन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड, मतलब अगर फैक्टल इशू जो है किसी ओपिनियन से रिलेटेड हो या फिर उल ग्राउंड से रिलेटेड हो जिस पर ये ओपिनियन आपने विद हेल्ड किया है, आपका ओपिनियन बला है, तो इस सिचुएशन में इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु होल्ड दैट ओपिनियन दैट ग्राउंड्स, उसी बंदे की टेस्टिवली काउंटेबल होगी जिसका उली ग्राउंड्स पर वो ओपिनियन डेवलप हुआ है, एंड प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन ऑफ। अब नेक्स्ट आगे फर्दर 3 एक्सेप्शन है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि ओरल एविडेंस अगर ला भी डायरेक्ट हो तो किल 3 केसेस के अंदर वो तब भी एक्सेप्टेबल होती है। तो सो फर्स्ट प्रोवाइजो स्टेट दैट प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस्ड इन एनी treatise commonly offered for sale at the crowd will such opinion are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead or cannot be found or that has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regard as unreasonable। So first proviso state ये बताती है कि अगर फैक्टल इशू है किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन या वो ग्राउंड्स जिसके ऊपर उसका ओपिनियन विड्रॉ उसने किया, लेकिन अब इशू ये सिनेरियो ये बन गया है कि वो जो ऑथर है जिसके का वो ओपिनियन है या ग्राउंड जिसके मतलब इशू है वो उसकी डेथ हो गई है या वो कैन नॉट बी फाउंड यानी वो मिसिंग है, या फिर वो अब गवाही नहीं दे सकता, या फिर वो इतनी दूर है अगर उसे बुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर उसने कोई ट्रीटाइज, अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट है जो मार्केट पे सेल पे लगा हुआ है और उसके अंदर भी जिस उसके ओपिनियन ग्राउंड के ऊपर कोर्ट के अंदर तजाद चल रहा है, फैक्टल इशू में है, वो उसने विद हेल्ड किए हुए लिखे हुए हैं, तो अब इस सिचुएशन में वो तो आ नहीं सकता, वो मिसिंग है। आप क्या करते हो, आप वही डॉक्यूमेंट जो है वो मार्केट से ख़रीद के कोर्ट पे उस ओपिनियन को या उस ग्राउंड ओपिनियन को साबित करने के लिए पेश कर सकते हो। तो पहला सिनेरियो तो यहाँ पर ये है क्योंकि भाई वो खुद उसकी डेथ हो गई थी ऑथर की, वो नहीं मिल रहा था, उसको बुलाने में बेफजूल पैसा लग जा रहा था, बहुत टाइम लग जा रहा था, अब वो गवाही नहीं दे सकता, कुछ ऐसे सिनेरियो बन गए हैं। तो अब आप क्या करोगे, आप लोग उसकी वजूहात की वजह से वो डायरेक्ट एविडेंस आके नहीं दे सकता ना, तो अब आप उसकी जो मार्केट पे उसने कोई जो ट्रीटाइज है जिसके अंदर जो फैक्टल इशू कोर्ट में चल रहा है वो चीज़ उसने पहले ही विड्रॉ की हुई, तो आप उस चीज़ को ही कोर्ट पे ले जाओगे बतौर एविडेंस और उस चीज़ को उससे साबित कर दोगे। तो ये एक पहला सिनेरियो था जिसके अंदर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है लेकिन फिर भी वो काउंटेबल हो जाएगी। सेकंड प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ ओरल एविडेंस रेफर टू
द एक्सिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटीरियल थिंग अदर देन आर डॉक्यूमेंट द कोर्ट विथ थिंग फिर रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटीरियल थिंग फॉर इंस्पेक्शन। सेकंड प्रोवाइजो ये है कि आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो हम लोगों ने कहा था आर्टिकल 70 में ऑरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता, आप उससे मतलब नहीं देना चाहते, आप कोई केस में कोई दूसरी अहम चीज़ है, मटीरियल थिंग है, उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन से मतलब कोई शहादत वाली शहादत देना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर के कोर्ट अगर आपको अलाउ करती है कि आप चीज़ ठीक है इस चीज़ को प्रोड्यूस कर दो इंस्पेक्शन, तो अब उस केस के अंदर भी आप लोग ओरल टेस्टिमनी दे सकते हो। Provided further that if a witness is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or his attendance cannot be produced without an amount of delay or expenses under which the circumstances of the case the court regard as unreasonable, a party shall have a right to produce shahada or shahada by which a witness can appoint two witnesses to depose on his behalf except in the case of hudud. So इस थर्ड प्रोवाइजो स्टेट दैट कि शहादा और शहादा के केस में भी इनडायरेक्ट एविडेंस दी जा सकती है और एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन शहादा और शहादा के जो से तरीक़ाकार के तहत जो गवाही दी जाती है वो हदूद केसेस के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होती। और शहादा और शहादा बेसिकली है क्या, वो भी इसी में बता दिया गया है इसी थर्ड प्रोवाइजो में कि जब एक विटनेस जो है वो खुद गवाही नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो मिसिंग है, या फिर वो गवाही नहीं दे सकता, या उसको बुलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और पैसे खर्च हो के अननेसेसरी डिले होगा, तो इस सिचुएशन में वो अपने बिहाफ पे दो बंदों को गवाह बुलाता है और उन्हें कहता है कि आप मेरे बिहाफ पे जाकर कोर्ट पे गवाही दे दे। तो वो उसे हम कहते हैं शहादा और शहादा। और शहादा और शहादा की इस वे के अंदर जो है वो आप लोग यानी इनडायरेक्ट एविडेंस आपकी एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन हद केसेस के अंदर शहादा और शहादा के वे के थ्रू गवाही नहीं दी जा सकती। तो ये आप लोग के पास आर्टिकल 71 भी हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो आर्टिकल 70 सिंपल है कि किल मैटर्स के अंदर आप ज़बानी शहादत दे सकते हैं, और आर्टिकल 71 के अंदर ओरल एविडेंस की लेचर बताई गई है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए। अलबत्ता 3 प्रोवाइजो है और 4 स्लाइड समझाया गया है इस डायरेक्ट होने की लेचर को, और आगे 3 प्रोवाइजो है जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जिन केसेस के अंदर अगर आप डायरेक्ट टेस्टिमनी भी देते हो तो वो भी वैलिड है, एक्सेप्टेबल है, काउंट हो रही है। तो ये इस तरह हमारा चैप्टर 4 भी क्लियर हो गया कानून शहादत ऑर्डर का।